हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की यूनिट 5 जिसका टॉपिक है संगठनात्मक संघर्ष। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष विचारों में मतभेद होना, क्रियाविधि में मतभेद होना या दो व्यक्तियों की सोच में, विचार में, उनके कार्य करने के तरीके में जब अंतर होता है तो इसके कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपस में जो है मतभेद होते हैं, उसे हम संघर्ष कह सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में संघर्ष जो है यदि हो रहा है दो समूह के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वह इफेक्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है वह पूरा होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए जो है मॉडर्न अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार के कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, उसकी भी एनालिसिस जो है की जाती है। तो अब यदि हम बात करें संघर्ष की यदि परिभाषा हमें लिखनी है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? संघर्ष दो या दो से अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह में होने वाला विचार मतभेद है जिसके कारण संस्था का कार्य प्रभावित होता है और संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती है। और संघर्ष के कारण व्यक्ति के मन में तनाव, टकराव और मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है जिससे उसका कार्य प्रभावित होता है। अब यदि हम बात करें संघर्ष के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो संघर्ष के मतलब एक दूसरे की बात जो है पसंद नहीं आ रही है, तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो। व्यक्तिगत कारण, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, व्यक्तिगत बिहेवियर होता है, उसका अपना ओन एटीट्यूड होता है और उसके हिसाब से वह बिहेव करता है, व्यवहार करता है संस्था में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह व्यवहार सामने वाले व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में जो अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको समझ में आए या उनको सही लगे। तो व्यक्तिगत कारणों के कारण भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं। लक्ष्यों में अंतर होना, यदि जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है वो ग्रुप्स में होता है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण कि टारगेट्स जो है वह अलग अलग हों। एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने वाले व्यक्ति के टारगेट्स अलग अलग होते हैं। जो प्रोडक्शन का कार्य कर रहा है, उत्पादन का कार्य कर रहा है, उसका पूरा फोकस किस चीज पे रहेगा कि उत्पादन सही समय पर करना है। और जो माल खरीद कर ला रहा है, रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहा है, उसका क्या काम रहेगा कि माल को उचित कीमत पर गोडाउन में खरीद कर रखें। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की क्या समस्या आ सकती है? यहाँ संघर्ष का आ सकता है, उत्पादन करने वाला बोल रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें जल्दी जल्दी माल खरीद कर ला कर दीजिए और रिक्वायरमेंट पहले से नहीं बताई, तो ये संघर्ष के कारण क्रिएट होते हैं। फिर एक कार्य क्रियाओं की अंतर्निर्भरता, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है लेकिन सभी डिपार्टमेंट जो है एक मेन उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स की आपस में निर्भरता होती है। जैसे हम मान लें संस्था में 4 डिपार्टमेंट है, तो चारों डिपार्टमेंट अपना अपना काम व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, लेकिन इन चारों के कार्य मिलकर ही संस्था का जो है कार्य कर रहे हैं। तो एक दूसरे पर निर्भरता होने के कारण और उनकी कार्यविधि जो है चूंकि अलग अलग होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बनती है। फिर मूल्यों व धारणाओं में अंतर, हर व्यक्ति का जो समूह है वो व्यक्तियों से ही मिलकर बना हुआ रहता है, ग्रुप्स, उसमें जो है वैल्यूज, हर व्यक्ति की सोच और वैल्यूज, किसी के लिए चोरी करना जो है बहुत बुरी बात है, वो कभी इस बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन उसी ग्रुप में शामिल एक व्यक्ति जो है उसके लिए नॉर्मल बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? संघर्ष क्रिएट होगा। तो व्यक्ति की वैल्यूज और धारणाएं, सोच, काम के प्रति एक व्यक्ति का है कि टाइम पे आना और टाइम पे जाना, टाइम की वैल्यू वो बहुत ज्यादा करता है, और एक व्यक्ति जो है जिसके लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, आराम से अपने काम को करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, संघर्ष होगा। पद प्रतिष्ठा संबंधी भिन्नताएं, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, तो पोस्ट के कारण, पद के कारण जो है और उसके सम्मान के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना भी रहती है।
फिर है गुणों, शैलियों एवं दृष्टिकोणों में भिन्नता। सभी कर्मचारियों का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, उनकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं, तो इसके कारण भी जो है संस्था में संघर्ष होता है। अब हम बात करेंगे समाधान की विधियां। तो जिस प्रकार से घर में कोई हमारे यहाँ झगड़ा होता है तो हम किस प्रकार से समाधान करते हैं, कौन कौन से सोर्सेस है जिससे हम जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, झगड़ा हुआ है, मतभेद हुए हैं, उसको हम सुलझाते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पहला हम कोशिश करें कि उद्देश्य की स्थापना, जो संस्था का उद्देश्य है उसको हम एक कॉमन उद्देश्य जो है, कॉमन टारगेट जो है वह डिसाइड कर लें और सभी का फोकस उस कॉमन उद्देश्य को प्राप्त करने की तरफ हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वह उत्पन्न नहीं होंगे। विश्वास व संचार, जनरली जो है कम्युनिकेशन गैप के कारण प्रॉपर मैसेज जो है, जो संदेश दिए जा रहे हैं, उस संदेश का गलत इंटरप्रिटेशन, गलत तरीके से समझना, सही समय पर नहीं पहुंचना संदेश का, तो संचार के साधनों की कमी के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे पर विश्वास की कमी के कारण जो है मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो वो जो है उसको क्रिएट किया जाए, संचार के प्रॉपर साधन दिए जाएं, सही समय पर सही सूचनाएं प्रदान करके भी जो है हम संघर्ष खत्म कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, ग्रुप में यदि संघर्ष हो रहा है, ग्रुपों के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो इन सभी में जो है सबसे मेन फोकस रहेगा कोऑर्डिनेशन, समन्वय। जो भी संघर्ष है हो रहा है उसके लिए जो एक्टिविटी को लेकर हो रहा है, प्रोसेस को लेकर यदि संघर्ष हो रहा है तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो है समन्वय किया जाए, सभी को बैठाकर एक साथ एक ही प्रकार का आदेश और निर्देश दिया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। फिर व्यक्तियों का हस्तांतरण, यदि एक ग्रुप में किसी एक व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति को किसी दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया जाए, चेंजेस कर दिया जाए, एक्सचेंज कर लिया जाए। फिर समूह में बदलाव, ग्रुप चेंज कर लिया जाए, उनका प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं, ग्रुप्स में बदलाव कर सकते हैं। तो ये जो है आपके संघर्ष के समाधान की। फिर उच्च अधिकारी की भूमिका, हायर अथॉरिटी की सबसे ज्यादा भूमिका होती है इसमें। यदि जो है सुपीरियर जो है, जो मेन बॉस है, वो यदि इस संघर्ष के दौरान अच्छे से मैनेज कर ले, मतलब सबसे पहली चीज, जहां भी संघर्ष हो रहा है उन दोनों पक्षों को बुलाकर समझ ले, समझा दे और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वहीं शॉर्ट आउट कर दे, तो संघर्ष जो है वह सॉल्व हो जाएगा। फिर निर्णय, जो बहुमत के आधार पर कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसी बात पे संघर्ष है जहां पर वोटिंग की आवश्यकता है, तो वहां मेजोरिटी के बेसिस पे बहुमत के आधार पर संघर्ष समाधान जो है वह कर दिया जाए। और भी मेथड्स जो है आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। फिर है संघर्ष के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कितने प्रकार का संघर्ष हो सकता है। हम यहाँ बात ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो क्रियात्मक संघर्ष, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो है पॉजिटिव संघर्ष होता है। इसमें व्यक्ति जो है संघर्ष को एक पॉजिटिव ऊर्जा मानकर, पॉजिटिव वे मानकर उसको प्रूफ करने के लिए उस संघर्ष में अपनी पूरी एनर्जी डालकर अपने कार्य को ईमानदारी से कर उस संघर्ष को जो है पॉजिटिव रूप में लेता है और संस्था के उद्देश्य के लिए कार्य करता है। क्रियात्मक संघर्ष, संघर्ष हुआ, किसी ने कोई आरोप लगा दिया कि तुम यह काम नहीं कर सकते हैं, तो वह इस बात को जो है कॉन्फ्लिक्ट को प्रूफ करके दिखाएगा कि मैं इस काम को जो है बहुत अच्छे से कर सकता हूं, तो ये कौन सा संघर्ष कहलाएगा, क्रियात्मक। फिर है जस्ट इसका अपोजिट, दुष्क्रियात्मक संघर्ष। इसके अंतर्गत नकारात्मक एनर्जी रहती है, नकारात्मक सोच रहती है। इसमें जो है व्यक्ति को नीचा गिराना, अपमान करना और उसकी प्रगति को पूरी तरीके से रोक देना, तो यह संघर्ष जो है वह हानिकारक होता है। फिर है अंतर समूह संघर्ष, इंटरग्रुप्स, दो समूह संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है संघर्ष हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, अंतर समूह संघर्ष। फिर ये व्यक्तिगत संघर्ष, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल जो है कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं,
तो इस टाइप के जो है 2 ग्रुप के 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकते हैं, 2 ग्रुप्स के 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी के बीच में संघर्ष हो सकता है। फिर पारस्परिक संघर्ष, आपस में एक ही ग्रुप के सभी व्यक्तियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये कहलाएगा आपका पारस्परिक, मतलब एक को दूसरे से प्रॉब्लम है, दूसरे को भी पहले से प्रॉब्लम है, तो ये हो जाएगा इंटरपर्सनल, एक दूसरे से संघर्ष, दोनों को प्रॉब्लम है, एक दूसरे की मौजूदगी, एक दूसरे की कार्य करने के तरीके जो है बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसके अंतर्गत व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता, एक दूसरे के साथ जो है 1 मिनट भी जो है काम नहीं करना चाहता है। फिर है संगठन के संघर्ष, ऑर्गेनाइजेशन में और कौन से हो सकते हैं, श्रेणी या वर्गीकृत, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जब जो है संघर्ष पदाधिकारी की जो हमारी हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब देखे थे उसमें लाइन एंड स्टाफ और भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार देखे थे, तो जब उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी, उससे नीचे वाला अधिकारी, उनके बीच में संघर्ष हो और एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों में, कैटेगरी इन द सेंस कि एक ही पोस्ट वाले व्यक्तियों के बीच में संघर्ष हो, तो उसको कहते हैं श्रेणी संघर्ष। क्रियात्मक संघर्ष यहाँ हम समझ चुके हैं। फिर औपचारिक व अनौपचारिक, औपचारिक संघर्ष मतलब जब ऑफिस के काम के संबंध में किसी को प्रॉब्लम्स हो, संघर्ष हो, मतभेद हो, प्रॉब्लम्स हो, तो उसे हम कहेंगे औपचारिक। और अनौपचारिक मतलब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हमारे साथ कलीग्स हैं, उन कलीग्स से जो है हमको उनकी पर्सनल किसी आदत पे, किसी पर्सनल बिहेवियरशिप पे, उसके व्यक्तिगत व्यवहार से हमें प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम कहेंगे अनौपचारिक संघर्ष। और लाइन व स्टाफ संघर्ष, हमने संगठन के प्रकार में लाइन व स्टाफ संघर्ष देखा था, लाइन व स्टाफ प्रकार देखा था, तो उसमें जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के को हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट नियुक्त किए जाते हैं, तो जो पदाधिकारी है उनके साथ जो एक्सपर्ट है उनके बीच में ही यदि संघर्ष हो जाए, जो हेल्प करने के लिए बैठे हैं उनके आपस में बीच में संघर्ष हो जाए, तो उसे कहेंगे हम लाइन व स्टाफ संघर्ष। तो ये है स्टूडेंट कि संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट कितने प्रकार का होता है, मतभेद कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आपको उसके कारण आते हैं, समस्या समाधान की विधियां आती हैं और प्रकार आते हैं, तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट अब जो है हम पढ़ेंगे संगठन विकास क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। यदि शाब्दिक अर्थ में हम इसको समझें तो संगठन का विकास करना, लेकिन यहाँ पर संगठन विकास का अर्थ है, ये आधुनिक अप्रोच है, बहुत मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत यदि संस्था में परिवर्तन करना है, संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन करना है, तो उसके पहले व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। तो एक्चुअल में संगठन विकास व्यक्ति को, संस्था में शामिल व्यक्ति को परिवर्तन के लिए तैयार करना। ध्यान देना, व्यक्ति जो है, जो भी कर्मचारी संस्था में इन्वॉल्व है, उनको परिवर्तन के लिए तैयार करना तथा नियोजित तरीके से परिवर्तन करना शामिल है। तो संगठन विकास, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए संस्था में परिवर्तन करना और उस परिवर्तन के लिए कर्मचारियों को तैयार करना, वह संगठन के विकास में शामिल होता है। तो यह जो है बहुत आधुनिक विचारधारा है, जिसके अंतर्गत यदि संस्था के उद्देश्यों में, नीतियों में, कार्यविधि में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए पूरा एक प्रॉपर वे फॉलो किया जाएगा, एक तरीका फॉलो किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रबंधक, उच्च अधिकारी प्रॉपर तरीके से पहले खोजेगा, सर्च करेगा, एनालिसिस करेगा कि कहाँ पर क्या परिवर्तन करना है। उसके बाद व्यक्तियों से बातचीत करके, कर्मचारियों से पूरी जानकारी लेकर, डेटा कलेक्शन करके उस परिवर्तन को जो है वह पूरा अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के बाद जो है उसको फॉलो अप भी लेता है कि जो परिवर्तन हमने संस्था में किया है वह परिवर्तन संस्था के अनुकूल है या नहीं है।
तो इस तरीके से जब संगठन विकास की परिभाषा की बात आएगी तो आप किस तरीके से लिखेंगे कि संगठन विकास के अंतर्गत व्यक्तियों को परिवर्तन के लिए तैयार करना तथा संस्था में परिवर्तन नियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से करना है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं या दृष्टिकोण, आपको प्रकृति, विशेषताएं या संगठन विकास के दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं, अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि संगठन विकास नियोजित परिवर्तन दृष्टिकोण है। मैंने बताया आपको कि संगठन विकास जो है वह नियोजित तरीके से किया जाता है। परिवर्तन करना मतलब संगठन विकास का अर्थ क्या हो गया, संस्था की नीतियों में परिवर्तन करना। अब परिवर्तन कैसा होता है इसमें, नियोजित तरीके से। नियोजित तरीके से मतलब पहले प्रॉपरली प्लान बनाया जाता है, योजना बनाई जाती है, उसके बाद जो है संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप पूरा डेटा कलेक्शन करके, पूरा विश्लेषण करके जो है उस परिवर्तन पर काम किया जाता है। समस्या प्रधान दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत ये जो संगठन विकास है वह समस्या प्रधान दृष्टिकोण है। मतलब कि इसमें उच्चाधिकारी संस्था में कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है, मशीनें बदलनी है, कर्मचारी बदलने हैं, कार्य करने की टेक्निक बदलनी है, जगह बदलनी है। पहले समस्या का बेस देखा जाता है कि कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। कर्मचारियों में संघर्ष हो रहा है केवल, उस पर उसको बदलना है, तो कौन कौन से ग्रुप में किस प्रकार का संघर्ष हो रहा है। मशीनें बदलनी है तो कौन कौन सी मशीनें जो है खराब हो गई है उन्हें बदलना है। तो पहले समस्या को देखा जाता है। सतत प्रक्रिया, संगठन विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार परिवर्तन कर लिया है तो वह काम खत्म हो गया है, अब संगठन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। संगठन में दिन प्रतिदिन परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, समय के अनुसार, सरकार की नीतियों के अनुसार, कस्टमर की मांग के अनुसार। तो संगठन का विकास जो है वह सतत प्रक्रिया है। फिर कार्यवाही प्रधान, एक्टिविटी बेस्ड है। संगठन विकास के अंतर्गत जो भी डिसीजंस हमें लेने होते हैं परिवर्तन के, चेंजेस के, और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोसेस बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। इसके अंतर्गत जो भी हम डिसीजन लेंगे, समस्या की पहले एनालिसिस करेंगे, हम डेटा कलेक्शन करेंगे, हम जो डिसीजन लेंगे, परिवर्तन करेंगे, वो सब क्या होगा, एक प्रक्रिया होगी, कार्यवाही होगी। फिर प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण, मतलब संगठन विकास एक सिस्टमेटिक, एक पूरी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जाती है। ऐसा नहीं है कि आज जो है समस्या खड़ी हुई और कल उसका समाधान हो जाता है। इसके अंतर्गत जो है पूरी सिस्टमेटिक वे में प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। तो वो उस प्रक्रिया के तहत ही जो है समस्या का समाधान किया जाता है। फिर सुदृढ़ सिद्धांतों एवं शोध पर आधारित, इसके अंतर्गत समस्या जो रहती है उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है, सर्वे किया जाता है। इवन जरूरत पड़ती है तो कर्मचारियों से प्रश्नावली, क्वेश्चनरी भी भरवाई जाती है, उनसे क्वेश्चन आंसर्स बुलाकर पूछे जा सकते हैं। तो बकायदा जो है इसमें समस्या के संबंध में पूरी रिसर्च, अनुसंधान किए जाते हैं और यह प्रबंध प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। प्रबंध की प्रक्रिया में जैसे योजना बनाना, स्टाफिंग करना, मोटिवेशन देना, कंट्रोल करना, ये सब जो है एलिमेंट शामिल होते हैं। तो संगठन विकास भी जो है प्रबंध प्रक्रिया का एक अंग है। तो यह संगठन विकास की विशेषताएं भी यही हैं। और यदि दृष्टिकोण आते हैं, अप्रोचेस आती हैं, विचारधाराएं आती हैं, विचारधारा भी बोल सकते हैं हम इसको, तो विचारधाराएं भी यही हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, मैं बार बार आपसे कह रही कि योजना बनाकर काम किया जाता है, तो किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है संगठन विकास के लिए। सबसे पहले स्टेप होती है, पहला कार्य होता है प्रबंध द्वारा निर्णय। सबसे पहले उच्च अधिकारी निर्णय लेता है कि हमें इस समस्या पर काम करना है। इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हम ले सकते हैं कि घर में हमारे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि घर में रिनोवेशन करवाना है, घर में जो है हमें पूरा रिनोवेशन करवाना है और
कुछ और जो है उसमें कमरे बनवाना है। तो सबसे पहले प्रबंध द्वारा निर्णय लिया, फिर जानकारी इकट्ठी की, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें करवाना है, तो अब हम उससे संबंधित पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे कि जैसे घर में रिनोवेशन, तो रिनोवेशन में फिर आप पूरा एनालिसिस करेंगे क्या क्या काम करवाना है, किस ठेकेदार से करवाना है, कितना खर्च आएगा, कितने बजट की जरूरत पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा। सेम ऐसे ही जो मैनेजमेंट होता है, उच्च अधिकारी होता है, जो भी समस्या है उसके संबंध में पूरी डिटेल स्टडी करता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कितनी है, कितना टाइम लगेगा और कितना खर्च लगेगा। फिर निदान व खोज, हमें समस्या समझ में आ गई, अब जो है हम उसके समाधान की और उसके सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। तो हम जो है कहाँ कहाँ से रिनोवेशन का सामान खरीद सकते हैं, किस ठेकेदार से बात कर सकते हैं, तो वो हम सब पॉसिबल जितने सॉल्यूशन हैं उनको सोचेंगे, खोजेंगे और वो देखेंगे। फिर सूचना संकलन, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम है हमने उसके पूरे सुझाव समझ लिए हैं, समाधान समझ लिए हैं, तो अब हम उसका डेटा कलेक्शन करेंगे, सूचनाएं जो है उससे रिलेटेड पूरी सूचनाएं कलेक्ट करेंगे। सूचना की समीक्षा, हमें 4-5 ठेकेदारों के नंबर मिल गए, हमें जो है सीमेंट, रेत, गिट्टी ये कहाँ से मिलवानी ये सब पता लग गया। तो हमने जो है 5-6 जगह की जब कोटेशन ले लिए, तो हम क्या करेंगे, बैठकर समझ लेंगे कि कौन कितने समय में दे रहा है, कितने में दे रहा है। सेम ऐसे ही किसी भी संस्था में जो है प्रॉब्लम की सूचना इकट्ठी कर ली जब हायर अथॉरिटी ने, तो उसके बाद जो है वो क्या करेगा, पूरी एनालिसिस करेगा। फिर क्रिया नियोजन व समस्या समाधान, आपने डिसाइड कर लिया, चयन कर लिया कि हमें इस ठेकेदार को ऑर्डर देना है और काम शुरू करवाना है, तो ये वाली प्रोसेस हो गई है क्रिया नियोजन व समस्या समाधान। अब आपने समस्या समाधान की तरफ पहला कदम बढ़ाया है और योजना बना ली है कि हमें कल से यह काम शुरू करना है। फिर दल का निर्माण, टीम बिल्डिंग, काम करवाना है तो ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो है संस्था में जो भी डिसीजन ले लिया है कि सॉल्यूशन ये करना है, उसके बाद जो है ग्रुप बनाया जाएगा, टीम बनाई जाएगी, जिसका काम रहेगा कि वह उस समस्या को सुलझाए। फिर अंतर समूह विकास, ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच रहती है, कार्य करने का तरीका अलग होता है, तो उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके इंटर ग्रुप जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर नए व्यवहार को क्रियान्वित करना, नए व्यवहार को क्रियान्वित करना, जो हमने नया सॉल्यूशन सोचा है उसको पूरा क्रियान्वित कर देना। जैसे मशीन बदलने का सोचा है, मशीन बदल दीजिए। यदि हम घर के रिनोवेशन की बात कर रहे हैं तो जो भी टाइम पीरियड हो रहा है उसमें हमने ठेकेदार चुनाव कर दिया, ग्रुप बना दिया और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो वो हो गया नया। और उसके बाद जो है मूल्यांकन एवं अनुगमन, हमने जो नया काम करवाया है, जो हमने सोचा था, जो समस्या थी हमारी, उसका समाधान निकला या नहीं निकला, और हमने जो प्लान करके परिवर्तन किया था संस्था में, जो चेंज किया था, वह जो है अनुकूल है या नहीं है, हमने जो सोच कर चेंजेस किए थे वह संस्था के उद्देश्य के प्रति अनुकूल है या नहीं है, वो सब एनालिसिस जो है इसके अंतर्गत आती है। तो ये है संस्था में परिवर्तन करना है तो उसकी प्रक्रिया। अब बात करेंगे संगठन विकास तकनीकें, क्रियाएं, व्यूह रचनाएं, कितने प्रकार से संगठन में हम चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो संवेदनशीलता प्रशिक्षण, ये तरीके हैं जो हमने यहाँ पे प्रक्रिया में देखा था। तो संवेदनशीलता प्रशिक्षण, हम जो है बाहर के विशेषज्ञ बुलाकर जो संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम एक्सपर्ट विशेषज्ञ को बुलाकर और वो व्यक्तियों का व्यवहारिक बिहेवियरशिप पे अध्ययन करके, उनके व्यवहार पे अध्ययन करके, उनको बिठाकर उनकी समस्याओं को सुने और समझाइश दे, उनको एक्सप्लेन करे कि यहाँ आप गलत सोच रहे हैं। तो इस तरीके से जब संगठन विकास किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो वो कौन सी टेक्निक होती है, संवेदनशीलता प्रशिक्षण। ठीक है। फिर है सर्वेक्षण पुनर्निवेशन, सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, इसके अंतर्गत
सभी कर्मचारियों से उनको प्रश्नावली दे दी जाती है, क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं संस्था से संबंधित या जो भी समस्या है उससे संबंधित, और उन सभी के विचार जो है वह इकट्ठे किए जाते हैं, प्रश्नावली भरवा ली जाती है या बैठाकर उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक जैसे प्रश्न जो है सभी कर्मचारियों से पूछे जाते हैं और उनको एनालिसिस एक्सपर्ट करता है और एक्सपर्ट उस पर एनालिसिस करके सभी को जहाँ जहाँ वो गलत होते हैं उस हिसाब से उनको समझाकर ग्रुप में फिर से कन्फ्लिक्ट को दूर करके कार्य के प्रति चेतना, मतलब संस्था के प्रति वह डिवोटेड रहें, संस्था के लिए काम करें, वह जागरूकता पैदा करते हैं। फिर प्रक्रिया परामर्श, तो इसके अंतर्गत ही एक्सपर्ट ही रहते हैं जो कि बाय प्रोसेस जो है, मतलब प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो जो प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं उन प्रॉब्लम्स को जो है दूर करते चलते हैं। और जिस भी कर्मचारी को किसी भी दूसरे के संबंध में कन्फ्लिक्ट है या कोई कर्मचारी ऐसा है जो संस्था के प्रति नहीं सोच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बात करके उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। फिर टीम निर्माण, ग्रुप बनाकर भी जो है समस्या का समाधान हो जाता है। तो टीम जब बनाई जाती है तो इसके अंतर्गत, चूंकि हम संगठन विकास की बात कर रहे हैं, जो कि 2-3 काम करता है, क्या क्या, संस्था में परिवर्तन के लिए तैयार करता है, और दूसरा जो कर्मचारी संस्था के लिए नहीं सोच रहे हैं, संस्था के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं है, तो वह जो है संगठन विकास के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को भी तैयार करता है जो संस्था के लिए सोचे, संस्था के प्रति समर्पित रहे। तीसरे पक्षकारों द्वारा शांति वार्ता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है तो किसी तीसरी पार्टी, किसी बाहर के विशेषज्ञ को बुलाकर भी जो है आपस के जो कन्फ्लिक्ट है उनको दूर किया जा सकता है। फिर है सभा, मीटिंग, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है और जिन लोगों से प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है, किस टाइप की समस्या है, तो उससे संबंधित जुड़े हुए व्यक्तियों की मीटिंग कर भी और उनकी समस्याओं को सुनकर भी उच्च अधिकारियों के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये जो है स्टूडेंट संगठन विकास, संगठन विकास समझ में आया। वैसे सिंपल शब्दों में क्या लिख सकते हो कि संगठन का विकास करना, लेकिन यहाँ पर संगठन विकास का अर्थ क्या है? पहला, व्यक्ति को परिवर्तन, संस्था में होने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करना तथा संस्था के उद्देश्यों के लिए उसकी जागरूकता रखना, तैयार करना, उसको वह संगठन विकास होता है। तो उसकी विशेषताएं, दृष्टिकोण, विचारधाराएं आए तो आप ये आंसर लिखिए। संगठन विकास की प्रक्रिया, अवस्थाएं, किस प्रकार से संगठन विकास किया जाता है उसकी पूरी विधि लिखिए तो ये आएगी। और यदि संगठन विकास की तकनीकें, मेथड्स, विधियां, क्रियाएं, व्यूह रचनाएं आती हैं तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करिए। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे परिवर्तन का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। देखिए, परिवर्तन का प्रबंध, इसका मतलब है कि संस्था में परिवर्तन करना है, उसके अंदर मैनेजमेंट। इट मीन्स संस्था में जो भी चेंजेस किए जाएंगे उसको व्यवस्थित तरीके से करना। क्योंकि प्रबंध शब्द जहाँ पर आ जाता है तो प्रबंध के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? प्लानिंग करना, मतलब नियोजन करना, व्यवस्थाएं करना, नियंत्रण करना और स्टाफिंग करना, ये सब चीजें जो है प्रबंध में आ जाती है। तो परिवर्तन का प्रबंध का आशय है कि चूंकि आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण में बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं और उसके अनुसार जो है व्यवसाय को चलाने के लिए संस्था में भी परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो उस परिवर्तन को व्यवस्थित तरीके से करना, जिससे संस्था में जो है परिवर्तन के कारण अव्यवस्थाएं उत्पन्न न हो और व्यवस्थित तरीके से दीर्घकालीन लाभ को प्राप्त करने के लिए संस्था में परिवर्तन इजीली हो जाए। तो परिवर्तन का प्रबंध, यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो परिवर्तन का प्रबंध का आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें आंतरिक संस्था के बाहर के वातावरण और आंतरिक वातावरण में इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है जिससे वर्तमान समय में चल रही व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा उच्चावचन या बहुत ज़्यादा वेरिएशंस ना हो और
दीर्घ काल में उस परिवर्तन के लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, यह है परिवर्तन का प्रबंध। अब किसी संस्था में परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन कितने प्रकार का हो सकता है? परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन, मतलब वर्क में हम परिवर्तन कर रहे हैं। पहले हम दूसरा कार्य कर रहे थे, अब हमें दूसरा कार्य करना है। या अभी हम राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे थे, नेशनल लेवल पे हमारा बिजनेस था, अब हम इंटरनेशनल लेवल के लिए सोच रहे हैं। व्यक्ति में परिवर्तन, व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, या फिर पोस्ट में परिवर्तन कर रहे हैं, या जो है हम किसी व्यक्ति को हटा रहे हैं। तो ये परिवर्तन के कारण क्या होता है? दो इफेक्ट पड़ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। तो परिवर्तन जब करना होता है तो हमारे पास कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो परिवर्तन को सहयोग करते हैं, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परिवर्तन के अपोज में खड़े रहते हैं, जो बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। और कार्य में परिवर्तन, टेक्निक में परिवर्तन, कार्य करने की टेक्निक। पहले हम कुछ और मशीनों से उत्पादन कर रहे थे, अब हम नई मशीनें उसकी जगह लगाना चाहते हैं। पहले हम मतलब व्यक्तियों की मदद से उत्पादन कर रहे थे, अब हम उसकी जगह पर मशीनें लगा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसमें दो अलग अलग पार्टी बन जाती है। कुछ लोग उस परिवर्तन के पक्ष में होते हैं कि हाँ चेंजेस होना चाहिए, और कुछ लोग जो है उस परिवर्तन के खिलाफ होते हैं कि नहीं, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो परिवर्तन का प्रबंध में इस बात को ही संतुलित किया जाता है कि जो व्यक्ति सहयोग कर रहे हैं और जो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करना, ताकि जो परिवर्तन संस्था में रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी है, बाहर के वातावरण को देखते हुए वो आसानी से हो जाए। तो किस तरीके से जो है प्रोसेस रहेगी इसकी? सबसे पहले परिवर्तन के कारणों को ज्ञात करना। ऐसा नहीं है कि आज संस्था प्रमुख के मन में आया कि मुझे जो है कर्मचारी हटाने हैं, नए कर्मचारी लाने हैं। तो परिवर्तन आसान प्रक्रिया नहीं है, उसके कारण बहुत से परिवर्तन होते हैं, संस्था का सामान्य कार्य वर्क जो है वो प्रभावित होता है। तो पहले परिवर्तन के कारणों को ज्ञात करना कि हमें परिवर्तन करना है। दूसरा, परिवर्तनकारी शक्तियों का विश्लेषण। जो परिवर्तन हमें करना है, कारण हमने समझ लिया कि हमें अब तो चेंजेस करना ही पड़ेगा, हमें नए कर्मचारियों की भर्ती करनी ही पड़ेगी, या जो व्यक्ति अभी मैनेजर है उसको उस पोस्ट से हटाना जरूरी हो गया है क्योंकि वह काम सही से नहीं कर रहा है। फिर परिवर्तनकारी शक्तियों का विश्लेषण। चेंजेस करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमें हेल्प कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारे विरोध में खड़े हैं। तो उन सब फैक्टर्स को संतुलित करना, जो विरोध में खड़े हैं उन्हें समझाना, उनका मैनेजमेंट करना। परिवर्तन की योजना का निर्माण, फिर हम पूरा प्लान बना लेंगे कि हमें किस तरीके से जो है परिवर्तन करना है। विरोध का निवारण, परिवर्तन सामान्यतः स्वीकृत नहीं होता है, तो ऐसा कोई परिवर्तन है जिसका विरोध हो रहा है तो उसका निवारण करना भी जरूरी है। फिर लोगों को परिवर्तन हेतु तैयार करना। यदि मानसिक परिवर्तन के लिए मानसिकता पहले से ही तैयार कर दी जाए कि ये परिवर्तन होने वाला है, अब जो है टाइम 8 बजे है तो 8 बजे आने का रहेगा, यदि कोई इसमें किसी को समस्या हो तो पहले से बता दे। तो परिवर्तन के लिए यदि लोगों को पहले से सचेत कर दिया जाए, पहले से इसके बारे में जानकारी दी जाए, तो मानसिकता लोगों की यदि बन जाती है तो वो परिवर्तन में सहयोग करते हैं। फिर परिवर्तन को हम लागू कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, और फिर जो भी परिवर्तन संस्था में हुआ है हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि वह संस्था के उद्देश्य के अनुरूप हुआ है या नहीं, जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। सॉरी। परिवर्तन को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की विधि। अब हमें चेंजेस करना है, ये हमने डिसीजन ले लिया है कि संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना है। तो कौन कौन सी जो है तरीके रहेंगे जिससे आप बहुत अच्छा चेंजेस कर सकते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी, न संस्था की कार्यप्रणाली में अंतर आएगा। तो पहले तो प्लान बना लीजिए, ठीक है, नियोजन मतलब प्लान बना लीजिए, व्यवस्थित तरीके से लिखित में प्लान बना लीजिए। परिवर्तन की सही जानकारी, जो भी कर्मचारी जिनके ऊपर वो परिवर्तन अप्लाई होने वाला है उनको सही जानकारी दीजिए। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, कोई भी कर्मचारी परिवर्तन से असंतुष्ट न हो इस बात का ध्यान रखिए। उच्च अधिकारी हो, निम्न अधिकारी हो, संस्था से जुड़े हुए कस्टमर हो, ग्राहक हो, सभी को प्रॉपर मैसेज पहुंचे।
फिर परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन, जनरली परिवर्तन जो है वह नई टेक्नोलॉजी को लेकर होता है, नई तकनीकों को संस्था में समावेश करने के लिए होता है। तो बहुत से व्यक्ति वहाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परंपरागत सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। तो उन सभी व्यक्तियों को जो परंपरागत तकनीकों पर विश्वास करते हैं उनको समझाकर नए दृष्टिकोण की तरफ जागरूक किया जाए। लोच व प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। लोच मतलब होता है परिवर्तन को स्वीकार करना, आसानी से उसका समावेश कर लेना, सामंजस्य बिठा लेना। तो वो दृष्टिकोण लोगों में बताया जाए कि नई टेक्नोलॉजी आने के बाद हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, कार्य कितनी जल्दी तरीके से हो सकता है, तो उसके फेवर में जो है लोगों का दृष्टिकोण तैयार किया जाए। परामर्श करना, कंसल्टेंसी देना, सहभागिता, सभी लोगों से उस संबंध में सुझाव मांगे जाए कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, आप लोगों के पास कोई नया आइडिया, कोई नई टेक्निक, कोई नई विधि हो तो आप वो लाइए। तो सभी व्यक्ति जो है उस परिवर्तन के लिए तैयार रहेंगे। समय का समायोजन, किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तन, किसी भी कार्य में यदि परिवर्तन कर रहे हैं तो उसमें समय जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि परिवर्तन करने में समय लगता है। तो उस पूरे कार्य समय दौरान में जो है हमारी सामान्य कार्यविधि प्रभावित होती है। जैसे घर बनवा रहे हैं, रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो डेली रूटीन जो है डिस्टर्ब होता है, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वो समय का समायोजन जो है व्यवस्थित तरीके से हो। फिर आर्थिक सुरक्षा व गारंटी, यदि परिवर्तन कुछ इस टाइप का है कि किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार की हो रही है कि बहुत से कर्मचारियों की छटनी हो रही है, तो फिर उन्हें आर्थिक सुरक्षा और गारंटी भी दी जाए। विश्वास की उचित गति, विश्वास जो है बहुत बड़ी चीज होती है। तो जो हम परिवर्तन कर रहे हैं वो सभी कुछ विश्वास पे टिका हुआ होता है, क्योंकि यदि विश्वास होगा कि परिवर्तन के बाद हमारी संस्था ग्रो करेगी तो ही परिवर्तन का पूरी प्रोसेस करने का फायदा है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ चेंज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आ सकता है। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रकार कौन कौन से होते हैं, और परिवर्तन करने के कौन कौन से जो है सफलतापूर्वक यदि परिवर्तन करना है तो हम कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी खत्म होती है यूनिट 5।